नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं समदस्तक। रोहित वेमुला से लेकर सहारनपुर, ऊना और अब हाथरस के बाद भोपाल, क्या बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा नारकीय स्थिति है? मेरे साथ नितिन राउत हैं, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो मंत्री जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के एससी के चेयरमैन भी है। लेकिन सबसे उससे भी बड़ी जो पहचान है कि लगातार जो बहुजन समाज है, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके मुद्दे पर लगातार नितिन राउत बेधड़क बियॉन्ड द पार्टी लाइन बात करते हैं। उन्होंने कल ट्वीट किया है एक कि सबसे ज्यादा नारकीय स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में। योगी जी आपके राज्य में अब क्या होगा? अह, क्या लग रहा है सर कि ये जो बच्ची का शव जला देना, 7 दिन तक एफआईआर नहीं होना, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप लोग सत्ता में भी हैं तो ब्यूरोक्रेसी बेहतर समझते हैं। मैं एक बात आपको स्पष्ट करा दूं कि भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने कार्यकाल में हिंदू कोड बिल इसलिए लाया था ताकि नारी को पुरुषों के बराबरी में दर्जा मिले, समान उनको अधिकार मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ना महिलाएं सुरक्षित है वहां पर, ना दलित सुरक्षित है, ना वहां पर कानून सुरक्षित है, ना संविधान सुरक्षित है, ना लोकतंत्र सुरक्षित है। यह जो हाथरस की घटना हुई है, वो घटना का घटनाक्रम अगर आप नजर में लाए तो कहीं तो भी योगी सरकार इस घटना को छुपाने का प्रयास पूरी तरीके से कर रही थी, ऐसी नजर आती है। और ये तमाम बातें बताती है कि यहाँ पे सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। अभी इन्होंने कहा कि हमने एसआईटी लगाई है और प्रदेश अभी नंबर 1 पर है पूरे देश में, जहां दलित हर 2 घंटे बाद दलित महिला पर बलात्कार होता है। इसमें रोज कितनी एसआईटी लगाएंगे और क्या करेंगे, ये समझना नामुमकिन है। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, ये सरकार किसी भी तरीके से कानून को संभालने में सफल नहीं हुई है, पूरी तरीके से असफल रही है और हरदम ये राजनीतिक दाव पेच करके अपने आप को बचाते आई है। पिछले वक्त जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हाथरस की दलित उस मनीषा वाल्मीकि जी के परिवार को मिलने के लिए जाना चाहते थे, उनको जबरन रोका गया 144 धारा बताकर। वे राहुल गांधी जी पूछ भी रहे हैं कि आप कौन सी धारा के अंतर्गत मुझे रोकना चाहते हैं। तो 144 धारा तो 1 से 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा कहा कि मुझे अकेले को जाने दीजिए, लेकिन उनको अकेले को भी नहीं जाने दिया। एक प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र का खात्मा करने की कोशिश की। उनको एक बड़े पार्टी, इस देश का लोकतंत्र बड़ा, उस लोकतंत्र के बड़े पार्टी के विरोधी पक्ष नेता है वे। इन्होंने इसके पहले भी कश्मीर का जब मुद्दा उठा था, तो कश्मीर के मुद्दे पे जब सारी अपोजिशन पार्टी श्रीनगर लैंड कर गई तो उनको रोक दिया था। लेकिन विदेश से जो आने वाले राजनीतिक मेहमान हैं, उनको कश्मीर में जाने दिया। यहाँ पर भी सेम घटना हुई। देखिए राहुल साहब, मैं राहुल गांधी जी जानना चाह रहा हूँ हाथरस में राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को रोका गया, लेकिन उसी दिन बलरामपुर में घटना घटी थी, वहां पे बीजेपी के नेताओं को जाने दिया। तो ये दोहरी नीति क्या दर्शाती है, ये भी शंभू जी आप सोचिए। नहीं राहुल साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, आपकी सरकार थी, आप 10 साल सत्ता में थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, निर्भया को लेकर आंदोलन हुआ, 2G 3G को लेकर आंदोलन हुआ, आंदोलन की वजह से ही आपकी सरकार गई। इनका भी 6 साल हो रहा है। क्या आप लोग को लग रहा है कि आज फिर राहुल गांधी प्रियंका जा रहे हैं हाथरस, लेकिन आपको वो जाने नहीं देंगे? तो आप लोग क्या करेंगे? चूंकि आप लोग अपोजिशन में हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, संख्या के लिहाज से भरे बली न रहे हो, लेकिन सत्ता में रहने के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहाँ कमी रह जा रही है? क्या कांग्रेस विकल्प बनने जा रहा है देश भर में, पैन इंडिया?
और वो अभी स्मृति ईरानी ने कहा है कि आप लोग सिर्फ कुछ सियासी फायदा उठाने के लिए सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप लोग काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, जेल ये सरासर गलत है। आपको पता है कि पिछले वक्त आजमगढ़ में जब सरपंच की हत्या की गई थी, मैं स्वयं वहां गया था, मुझे भी रोका गया था। मुझे ये बताइए, किसी राजनीतिक पार्टी का एक डेलीगेशन अगर मृतक परिवार के सदस्यों को मिलने जाता है तो अराजकता थोड़ी फैलाता है। हमारी जब केंद्र में सरकार, जिसका जिक्र आपने किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का, हमने कभी इनको इस प्रकार से रोका नहीं, जबरदस्ती नहीं की है। लेकिन इनको किस बात का डर है? इनके दिल में अभी डर बैठ चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर पूरे पैन इंडिया में बीजेपी की सरकार नेस्तनाबूद हो जाएगी, पराभूत हो जाएगी, उनका राजनीतिक रुतबा समाप्त हो जाएगा। ये डर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को है, मोदी जी की सरकार को है। मुझे बताइए कि इस प्रदेश का राष्ट्रपति आज दलित समाज से आता है और वो दलित समाज की महिला पर जब अत्याचार होता है और हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, संस्कार के मुताबिक किसी भी कन्या को या किसी भी मृतक का डेड बॉडी, मृतात्मा को रात को अग्नि नहीं दी जाती और उसके लिए परिवार को पूछा जाता है। यहाँ तो परिवार को कैद करके रखा गया है, उनको पूछा तक नहीं गया और उनको आग में झकोल दिया है उस लाश को। पता नहीं वहां पे मनीषा की डेड बॉडी थी या किसी और की डेड बॉडी उन्होंने लाए, अभी तक के तो कोई पत्ते खुले नहीं है। और जहां एसआईटी की बात करते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को पूछना चाहता हूं कि एसआईटी के दायरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्ची की जान बचाने के लिए, तो वो पूछने का अधिकार भी एसआईटी को है, क्या ये करेंगे? राव साहब, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपकी सरकार थी तो ये आंदोलन करके सत्ता में आया, आज ये आपको आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं। आपकी तबीयत कैसी है मुझे नहीं पता, आजकल चूंकि कोरोना चल रहा है, पता ही नहीं चलता है कब कौन पॉजिटिव हो जाए, किसी तबीयत खराब हो जाए। मैं तो पॉजिटिव था। हाँ। अभी 2-3 दिन पहले घर पे आया हूँ और आइसोलेशन में हूँ, रेस्ट पर हूँ। अच्छा, रेस्ट पर। मैं ये वरना मैं भी वही हाथरस में होता। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस का एससी सेल का चेयरमैन और जिसको बहुजन आंदोलन का प्रतीक माना जा रहा है, वो आपको क्या लगता है? क्योंकि सबसे ज्यादा सड़क पर बहुजन ही है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं और सबसे ज्यादा अत्याचार भी उन्हीं पर हो रहा है। ऐसे में आप क्या लगता है, आप लोग की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, उम्मीदें हैं लोगों से, मायावती अखिलेश को लेकर लोग काफी निगेटिव कैंपेन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके नेता घर से नहीं निकल रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी घर से निकल रहे हैं। आखिर आपको लोग को तो क्या जेल भरो आंदोलन, कुछ क्योंकि विपक्ष दिख नहीं रहा है, स्टेट वाइज विपक्ष की अगर बात करें तो दिख नहीं रहा है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है कि अदृश्य ताकतें भी काम कर जाती है। भारत बंद जब पुकारा गया था एससी एसटी एक्ट के ऊपर, तब अदृश्य ताकतों ने ही भारत बंद कराया था, सड़कों पर जनता उतर कर आई थी। आज आपको भले ही पैन इंडिया में दिख रहा होगा कि कांग्रेस के लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस के ही लोग सड़कों पर है और उसमें भी दलित समाज के लोग सबसे ज्यादा सड़कों पर है, बहुजन समाज के लोग सबसे ज्यादा सड़कों पर है, किसान सड़क पर है, यहाँ का मजदूर सड़क पर है। सड़क पर कौन नहीं है आज सड़क पर पूरा देश उतर चुका है, लेकिन मोदी सरकार के आंख के ऊपर की पट्टी अभी तक उतरी नहीं है। नरेंद्र मोदी इस पर एक शब्द बोलना नहीं चाहते हैं। तरह तरह की मन की बात करते हैं, लेकिन जन की बात करने का लिए समय नहीं है उनके पास। तो इस प्रकार की जो दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, यह पहली बात नहीं है। देखिए, हिंदू कोड बिल को विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था, जो इनकी आला कमान है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी आज भी मनुवाद को मानती है, मनुस्मृति को मानती है। कांग्रेस पार्टी कभी मनुवाद को नहीं मानती है और मनुवाद के खिलाफ कांग्रेस ने सदैव आंदोलन किया। राहुल गांधी जी ने बार बार कहा कि मैं मनुवाद का विरोध कर रहा हूं
और ये बात सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जरूरत नहीं थी राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को अपने घर से अभी बाहर निकलकर हाथरस में जाकर मनीषा वाल्मीकि जी के परिवार से मिले। लेकिन एक दर्द होता है, एक भावना कि एक बच्ची के ऊपर अत्याचार हो रहा, मेरी बहन पर अत्याचार हो रहा है, और मैं घर में क्यों चुप बैठ, क्यों मैं घर में सो जाऊं? तो 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन घर से ही ट्याव ट्याव कर रही है, सड़क पर उतर नहीं रहे। ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। राहुल गांधी जी के और प्रियंका गांधी जी के परिवार के भी कई सदस्यों ने अपने प्राणों का बलिदान इस देश के लिए दिया है। आज वो दलितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने अगर जा रहे होंगे, तो मैं समझता हूं कि सरकार ने उनको इजाजत देनी चाहिए। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि नोएडा के बॉर्डर पर एक व्यक्ति के पीछे 2 पुलिस लगाई गई, इस प्रकार से जैसे कि युद्ध में तब्दील किया जाता है, युद्ध में छावनी बनाई जाती है, उस प्रकार से उस सड़क पर बनाया गया है ताकि राहुल गांधी हाथरस में उस परिवार के मिलने के लिए उनके घर ना पहुंचे। मैं समझ सकता हूं सर, आप तकलीफ में भी हैं और कोरोना कमजोर भी कर देता है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव रहा हूं तो मुझे अंदाजा है। मैं बस आखिरी सवाल, राउत साहब, आपका समय देने के लिए शुक्रिया कि आपने, चूंकि मुद्दा इतना संवेदनशील है कि आप, मैं चाहता था कि एससी सेल के चेयरमैन और बहुजन सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकली बाबा साहब को मानने वाले नेताओं की प्रतिक्रिया है। आखिरी सवाल, आज स्मृति ईरानी ने कहा है कि ये राजनीतिक फायदा लेने की बीजेपी कोशिश कर रही है, कांग्रेस कोशिश कर रही है, और राजस्थान में जिस तरह से मामले आते हैं, अभी कांग्रेस शासित राज्यों में भी शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार हो रहे हैं। आपके सीएम ने जरूर कहा है कि मेरे राज्य में अगर अत्याचार हो रहे हैं अशोक गहलोत ने, तो आप आके धरना प्रदर्शन कीजिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ सरकारी हस्तक्षेप जिस तरह से दिख रहा है, क्या लगता है कि लास्ट मौका है ये, चूंकि बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है, क्या कांग्रेस की कोई नैतिक जिम्मेदारी लेगी? कांग्रेस क्या इसको पूरे पैन इंडिया आंदोलन का रूप देगी, क्योंकि अब इंतहा हो गई, और उसमें आपकी क्या भूमिका होगी राउत साहब? देखिए, जहां तक के दलित समाज का सवाल है, दलित समाज के सवाल पर कांग्रेस सदैव आगे रही है। चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे वो सर्विसेज का मुद्दा हो, हर मुद्दों पर कांग्रेस ने हरदम दलित समाज का साथ दिया। ये केवल इंडिपेंडेंट मिलने के बाद नहीं है, स्वतंत्रता मिलने के बाद नहीं, तो उसके पहले भी कांग्रेस के अधिवेशन में दलितों के प्रति कई नीतियां अपनाई गई थी। महात्मा गांधी जी ने खुद अपना जीवन दलितों के राह पे चलाने का काम भी कल किया था। कल पंचकुइया रोड पर जो वाल्मीकि मंदिर है, जहां श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा जी जाकर आई, वहां पर महात्मा गांधी खुद रहे थे। तो जहां दलित और कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस सदैव दलितों के साथ रही, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी। सवाल इस बात का है कि हम इस देश के अंदर पैदा हुए, तो और पैदा हुए और हम दलित परिवार में पैदा, ये हमारी गलती है। हमारी गलतियां अगर नहीं है तो हमें इस प्रकार की जो बातें हमारे साथ घटित हो रही, जो अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा है, ये केवल दलितों पे ही क्यों हो रहा है? और जैसे स्मृति ईरानी कह रही है कि स्मृति ईरानी ने कहा कि राजस्थान में इधर उधर हो रहा, आपको बता दूं कि राजस्थान में जब एक नारी के ऊपर, कन्या का अपहरण करके उसको बलात्कार किया गया था, तो डॉक्टर नितिन राउत पहला व्यक्ति था जो वहां पहुंचा था पूरी टीम के साथ, जबकि सरकार हमारी थी। और मेरे आने के बाद दोबारा फिर राहुल गांधी जी भी खुद आए थे और सरकार को वहां हमने सबक सिखाने की कोशिश की, न्याय दिलाने की परिवार को कोशिश की। तो कांग्रेस पार्टी ने हरदम इस देश की नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का, धर्म का, पंथ का हो, उसको न्याय देने की बात की, रोका नहीं। आपको याद होगा कि जब अडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद के लिए रथ यात्रा निकाली थी राम जन्मभूमि के लिए, तब लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बिहार में रोका था। लेकिन उन्होंने एक कमिश्नर रैंक के ऊपर के अधिकारियों को भेजकर ससम्मान उनको रोका था। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ
यहाँ दुर्व्यवहार हुआ है हाथरस में, उस प्रकार का दुर्व्यवहार कभी नहीं किया गया। यहाँ पर ना कांग्रेस वालों ने सलवार कुर्ता पहनकर भागने की कोशिश की, तो उन्होंने मार खाया, लाठियां खाई। एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है हमारी दिल्ली की, उसके कपड़े तो तार तार कर दिए गए थे। अमृता तो जी, ये तमाम जो बातें हैं, ये बातें दर्शाती है कि कांग्रेस आज भी दलितों के साथ है, कल भी थी और फिर से रहेगी। लेकिन सवाल इस बात का उठता कि इस देश के दलित ने इस देश का क्या बिगाड़ा है जो उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या यह दुर्व्यवहार यह देश रोकने में सक्षम होगा? क्या यह देश भारतीय जनता पार्टी जैसी जातिवादी पार्टी जो जाति का राजकारण करना चाहती है, जो राजनीति करना चाहती है, इनको परास्त कर देगी? इन सब सवालों को हमको सामने लाना होगा और हमें एक जो राष्ट्र महात्मा गांधी के विचारों का राष्ट्र होगा, जो राष्ट्र परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान पर चलने वाला राष्ट्र बनेगा, वो राष्ट्र बनाने में भारत की जनता हमारा साथ देगी, यह पूरा विश्वास मुझे है। एक आखिरी सवाल, क्या ये जो हाथरस की पूरी घटना है, इसको क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं? आपको लगता है कि सीएम लेवल पे कहीं से कमांड आता होगा तभी पुलिस अधिकारी इस तरह के फैसले ले रहे हैं, ऊपर से कमांड आ रहा है? मतलब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है या सिर्फ पुलिस की बात मान ली जाए कि जला दिया गया या एफआईआर नहीं हुआ, पुलिस की नाकामी है, या कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश आता होगा? वो काफी साफ सुथरा सवाल है आपका और काफी स्वच्छता के साथ मैं बताता हूं कि जिस ढंग से योगी जी की सरकार ने इतना समय लगाया और उस बच्ची पर अन्याय किया और बाद में एसआईटी लगाते वक्त कहा कि मुझे प्रधानमंत्री का फोन आया और मैं एसआईटी लगा रहा हूं, इस पर से दूध का दूध पानी का पानी सामने हो गया है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ये दोनों इन्वॉल्व है, इसमें सम्मिलित है और उनके कहने पर ही राजनीति खेली जा रही। मुझे बताइए कि हाथरस में पत्रकारों को कल आंदोलन के बाद जाने दिया गया, आज अगर वे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाने अगर देते हैं तो क्या बिगड़ता है इनका? लेकिन इनको राजनीति करनी है, ये राजनीति करना चाहते हैं, ये दिखावा करना चाहते हैं पैनेडेमिक के नाम पर कि हम पैनेडेमिक के वजह से नहीं जाने दे रहे। लेकिन पैनेडेमिक का जो मतलब है वो तो देखो, खुद ड्राइव कर रही प्रियंका जी, गाड़ी खुद चला रही है, राहुल जी बाजू में बैठे हैं और वे जाना चाहते, जाना देना चाहिए। अगर वे लोकतंत्र को अगर मानते हैं और लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और जाने नहीं दिया जाता है तो जंग तो अभी शुरू हो चुकी है, अभी यह जंग आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी और पूरे देश में असंतोष होगा और भारतीय जनता पार्टी के कपड़े हर कोई उतारेगा और पूछेगा उनसे सवाल कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमको भी जीने का अधिकार है, क्यों नहीं हमको दिया जा रहा है? बियॉन्ड द पार्टी लाइन, देखिए 131 SC ST के सांसद हैं सर, चाहे सरकार किसी की रहे, इनकी संख्या तय होती है। हजारों एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं। क्या लग रहा है कि एक अभी भी एक समाज के तौर पे बात करें, जिस कैटेगरी से, जिस समाज से हम लोग आते हैं, क्या हम लोग अभी भी मंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, एमएलए एमपी बन जाएं, अधिकारी कर्मचारी बन जाए, पुलिस में हो, वहां डीएम ओबीसी है, एक मीना समुदाय का है, हम सब डरे सहमे रहते हैं? राउत साहब, आपका तो लंबा अनुभव है राजनीति का भी और सरकार में भी आप लंबे समय तक रहे हैं। देखिए, कल मैं टीवी इंटरव्यू में देख रहा था, वो एसडीओ मीना दो बहुजन समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से डीएम आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको प्रेशर दिख रही है, उनपे दबाव दिख रहा है सरकार का, जिसके वजह से ही मैंने आपको पूछा कि क्या एसआईटी की कक्षा में माननीय मुख्यमंत्री को लाया जाएगा? क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? क्यों नहीं पूछना चाहिए कि 15 दिन आपने क्यों लगाए? आपको प्रधानमंत्री के फोन की क्यों जरूरत पड़ी? आप खुद क्यों नहीं पहल की है? अगर हमारे जैसे मंत्री होते तो खुद पहल करते, खुद जाते थे। खैरलान जी जब हुई महाराष्ट्र में तो मैं बौद्ध भिक्षु बना हुआ था, चिवर पहना हुआ था, उसके बावजूद भी खैरलान जी गया
वहां के गुनहगारों को पकड़ा, जेल में डाला, केसेस की करवाई है। ये हिम्मत किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिखाई है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का, कि वे कम से कम दलितों के इस इशू को जिंदा रखकर आज भी उसके पीछे लगे हुए हैं कि इन दलितों को हमको न्याय दिलाना है और हम न्याय दिला कर रहेंगे। शुक्रिया राउत साहब, आपकी तबीयत खराब है, आप अपना ख्याल भी रखिए और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।